अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेजबान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। रिजवान अली अहमद की जानिब से सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन हम सब के लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी कामयाबियां लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। हम प्रोग्राम का आगाज़ कर चुके हैं, आप दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और एक दफ़ा फिर काली घटाएं छा रही हैं मुल्क भर में। मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान दाखिल हुआ और 22 अप्रैल तक इस हवाले से कहा गया। और इसके साथ साथ महानूर एक और ख़बर जिसको सुनकर हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो 26 से 29 अप्रैल की बारिशों की पेश गोई है। बिल्कुल जनाब, जहां पे हम बारिशों के हवाले से बात कर रहे हैं तो नया एक स्पेल है और इस नए स्पेल का आगाज हो चुका है और अभी 22 अप्रैल तक इसकी फोरकास्ट है कि बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ जब हमारे पास प्रोग्राम में एक्सपर्ट होते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि ये बेमौसमी बारिशें हैं या हमारे किसान भाइयों के लिए, पाकिस्तान की फसलों के लिए, खास तौर पर गंदम की फसल के लिए अभी थोड़ी सी ये खतरनाक भी साबित हो सकती है, लेकिन जो हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं उनमें बेहतरी आएगी। आगे समर्स हैं और पानी की किल्लत भी हो जाती है। सो लेट्स सी, एट द एंड ऑफ द डे यही दुआ है कि जो बारिश है ये रहमत की बारिश हो, जहां काली घटाएं छाई हैं। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस जो हैं बड़े ब्राइट और सनी हुए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं। और पोस्ट इलेक्शन, जिस तरह हम वैसे भी प्रोग्राम में बात करते, पोस्ट इलेक्शन गवर्नमेंट के ऊपर हमारी नजरें थी कि क्या पॉलिसीज होंगी। अब हम इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसीज भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात है वो भी देख रहे हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से थोड़ी सी बात करते जी हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा इंतहाई अहम दौरा, और ये वो दौरा है जिसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ना सिर्फ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की नई राहें खुली हैं, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार भी किया जा रहा है। दुनिया भर के जरायद इस हवाले से लिख भी रहे हैं कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का दौरा है पाकिस्तान, जिसको सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपना एक कामयाब दौरा करार दिया। उसकी वजह से अब दुनिया भर के जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एतमाद का इजहार भी करेंगे। पाकिस्तान की साख बेहतर हुई है, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मज़ीद बेहतर हुआ है। बिल्कुल जनाब, और जहाँ पे पाकिस्तान की साख्त के हवाले से बात करते हैं वहाँ पे हम अपने रहनुमाओं के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे बल्कि पाकिस्तान में भी इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। और हमने देखा कि सऊदी वज़ीर दिफा का दौरा हो, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा हो, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारर ने कहा है कि आलमी जराइद में मुल्क की मईशत की बेहतरी की खबरें जो हैं वो बहुत हौसला अफजाई की बाइस बन रही हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी, तजारती और मौशी शोबों समेत दिफा के शोबों में भी ताउन बढ़ रहा है। और रिजवान, हम देखते हैं जब दिफा के शोबों में भी बढ़ रहा है, फिर इकोनॉमी के हवाले से भी बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खुश आइंद हैं। इसके साथ साथ वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती अमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से वाशिंगटन में भी मुलाकात की है। तो ये जो चीज़ें हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो रिलेशन है ये मजबूत तर होता जा रहा है और आई बिलीव कि इससे हमारी इकोनॉमी भी बेटर होगी। बिल्कुल, और जो सिर्फ सऊदी अरब के सरमायाकारों के हवाले से बात हुई है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये एक डेलीगेशन था जिसकी मुलाकात हुई। और इसके साथ साथ कल मजीद बताते हुए वज़ीर इत्तलात ने यह कहा कि बहुत जल्द सऊदी अरब के जो प्राइवेट सेक्टर के सरमायाकार हैं वो भी पाकिस्तान का विजिट करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट के हवाले से मजीद पेशरफ्त भी होगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, माशी मामलात उन पर काफ़ी गहरी नज़र भी रखते हैं, और ख़ासतौर पर जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, इक़्तिसादियात की, तो फिर इनसे अच्छा एक्सपर्ट हमें और कोई दस्तयाब नहीं होता। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्र रिजवान, यू मेड माई डे एंड मानूर, थैंक यू सो मच बीइंग इन इस्लामाबाद। आपके शो वैसे तो फ़ोन पे आते रहते हैं जी, स्काइप वगैरह पे। आपने बिल्कुल सही कहा कि हर रात के बाद एक सुबह है और हर अंधेरे के बाद उजाला है, और पाकिस्तान की जो चीज़ें उजाला मुझे नज़र आ रही हैं, वो जो सुबह नज़र आ रही है बड़ी रोशन है। देखें, हुकूमत ने जब चार्ज संभाला तो हमने ये देखना होता है कि तरजीहात क्या हैं। हुकूमत की तरजीहात में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा माशियत था, और उसमें भी माशियत में सरमायाकारी थी, बैरून सरमायाकारी को लाना। और उसमें उन्होंने ये देखा कि अब हमने लोन नहीं बात करनी, सॉफ्ट डिपॉजिट की नहीं बात करनी, रोल ओवर की नहीं बात करनी, बल्कि आपके मुल्क को हम ऑफ़र कर रहे हैं अपने सेक्टर जिसमें आप सरमायाकारी करें और उसमें अच्छा मुनाफा है वो कमाएं। हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएशन हो, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो और मायशत हमारी बहाल हो, हमारी जीडीपी जो है 5% 4% पे जाए।
तो ये तमाम चीज़ें कॉन्सेप्ट को लेके चले तो फ़ौरन ही जब सऊदी अरब का दौरा हुआ तो प्रिंस सलमान से बात की वज़ीर आज़म साहब ने, और उन्होंने कहा 1 हफ्ते में आप लोग जाएंगे इन मिनिस्टर्स को लेके, और मोस्ट हाई पावर डेलीगेशन यहाँ पर आया और सबसे तकरीबन मुलाकात हुई दोज हू मैटर। SIFC की भी जो उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि ये एक अच्छा इदारा है और सिविल मिलिट्री क़यादत का जॉइंट ऑपरेशन में ये कामयाब रहा, क्योंकि अब याद होगा ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को जो FATF से निकाला था वो भी सिविल मिलिट्री क़यादत का एक फॉर्मेट था, एक नमूना था। उसके बाद जो सेक्टर्स हमने उन्हें ऑफ़र करे वो सिर्फ 1 या 2 कोई चीज़ नहीं थी, हमने $32 बिलियन के टोटल पैकेज दिया है कि जी इस वक्त हमारे पास ये तैयार है। उसमें उन्होंने एयरपोर्ट जितने पाकिस्तान के उसकी आउटसोर्सिंग उनको दी, PIA की प्राइवेटाइजेशन की उनसे बात की जिसको 2 कंपनियों में तकसीम कर लिया। उसके बाद दासू बैंक दिया गया, एग्रीकल्चर दी, रिकोडेक में $1 बिलियन का सरमाकारी ऑफर की। रिकोडेक रिजवान वो मंसूबा है जिसके सर्वे रिपोर्ट्स और लेबॉर्ट्री टेस्टिंग वर्ल्ड टॉप रिनाउंड इंडस्ट्रीज और लेबॉर्ट्रीज से कराई हुई है। तो ये वो चीज़ नहीं कि खोदेंगे तो निकलेगा, ये अगर निकलेगा ये वहाँ मौजूद है कि इतने तांबा, इतना सोना और इस प्योरिटी का, इस क्वालिटी का। रिकोडेक में जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें हमने सऊदी अरब को दिया है, और सऊदी अरब बाई द वे आपको मैं बतलाऊँ पूरी दुनिया में शॉपिंग कर रहा है मिनरल्स लेने की। पूरी दुनिया में उसकी एक जो मिनरल का डिपार्टमेंट है वो सरमाकारी कर रहा है ढूंढ ढूंढ के, तो उसको एक चीज़ इतने करीब और टेस्टेड यानी वेरीफाइड रिजर्व्स कहते हैं उसको, वेरीफाइड रिजर्व्स वो उनको मिल गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे नंबर पे फिर हमने एग्रीकल्चर उनको ऑफ़र करी। एग्रीकल्चर भी वो उनकी नीड है। मैं जब डेलीगेशन लेके गया था तो सऊदी मिनिस्टर फॉर फॉरेन ट्रेड थे शेख खालिद अल कासमी, उन्होंने कहा हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए पाकिस्तान से, ज़रूरी अजनास हम वहाँ उगाएंगे और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट अपने मुल्क करेंगे। एक छोटी सी मिसाल उन्होंने दी कि हम एनिमल फीड, जानवरों का चारा जी, एक हाई प्रोफाइल एनिमल फीड है, उसका नाम होता है अल्फ़ा जी, वो हम सूडान में उगाते हैं, वहाँ से मंगाते हैं, इतना दूर है वो, अब पाकिस्तान से जा रहा है दबात के सिंध में, और हमारे यहाँ तो उसकी पैदाइश जो पैदावार है वो है भी। एग्रीकल्चर भी हमने उन्हें ऑफ़र की फूड सिक्योरिटी के लिए, मिनरल्स भी हमने उन्हें ऑफ़र करे, एनर्जी भी हमने ऑफ़र करी, एयरपोर्ट की जो आउटसोर्सिंग है वो भी दी, PIA भी दिया, दासू बैंक भी, दासू डैम भी हमने उनको ऑफ़र करा। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो लिक्रेटिव एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कहा कामयाब दौरा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने अपनी पहली मीटिंग में जाने के बाद कहा कि ये बहुत कामयाब दौरा था, और उन्होंने मुबारकबाद दी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, कॉमर्स को, फाइनेंस को, कि उन्होंने, मुझे पता है क्योंकि मैं ख़ुद एक डिप्लोमेट्स भी हूँ और मेरा रब्ता रहता है आपके चीफ ऑफ प्रोटोकॉल वगैरह से, टीपू सुल्तान वगैरह, टीपू उस्मान से, कि पूरे छुट्टियों में ईद का काम हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी, मोफा में भी और बाकी जगहों पे भी, ताकि जो डेलीगेशन आ रहा है उसके लिए तैयार हों, हम फिजिबिलिटी, मिनी फिजिबिलिटी उनको दे सकें, प्रोजेक्ट दे सकें, वो सवाल जवाब करें तो हम जवाब दे सकें, प्रोजेक्शन दे सकें। तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन तरीके से। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इतनी अच्छी है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतनी अच्छी है, वो ये है कि IMF को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है प्रोफेशनली, और औरंगज़ेब वेरी डियर फ्रेंड, बैंक का सदर और इंटरनेशनल डोनर्स एजेंसी से पुराने राब्ते हैं, IFC से, एग्जिम बैंक से इनकी डीलिंग रहती है, तो वो सब चेहरे नए नहीं हैं उनके लिए, तो वो सब वाशिंगटन में मिले, UAE के वज़ीर ख़जाना मिले हैं और वहाँ पे उन्होंने बात करी है। आपको ये सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो 6 से 8 साल का होगा और 6 से 8 बिलियन डॉलर का है, वो IMF के साथ राइटिंग में इन्हें ऑफिशियली प्रपोज कर दिया है। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हमारा ख़त्म हो रहा है मई के एंड तक, जिसमें 1.1 बिलियन की आखिरी किस्त जो है वो मिल जाएगी रिजवान, और उसके बाद ये 3 बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आइंदा साल हमारी जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं, यानी जो कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं, उसमें 4.8 बिलियन डॉलर की अदायगियाँ करनी है। एग्जैक्टली। उसमें 1 अरब की तो सॉफ्ट डिपॉजिट है चाइना का, जो हमने रिक्वेस्ट किया रोल ओवर कर लें। कंसोर्शियम्स हैं बैंकों का, कमर्शियल बैंकों का, वो भी है उसमें।
तो इंशाल्लाह 4.8 का ये इंतज़ाम करके आ रहे हैं कि अब हमें कोई लफ्ज़ न यूज़, मुझे जो सबसे बुरा लफ्ज़ लगता है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा ना यूज़ कीजिएगा, मुझे कभी बुलाएं, वो डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ है। डिफ़ॉल्ट हमारे जैसे मुल्क पे जो एक न्यूक्लियर स्टेट है, जो 23 करोड़ का एक मुल्क है, जो रमज़ानों में जो वजूद आया और लैलतुल क़द्र वाले दिन क़याम आया, वो डिफ़ॉल्ट के लिए नहीं आया। और इतने मिनरल्स और इतनी नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ मुल्क है कि सिर्फ अगर आप कोयले की बात कर लें तो हमारे 175 बिलियन टन के रिजर्व हैं, जो ईरान और सऊदी अरब के तेल के रिजर्व मिला लें तो उससे ज़्यादा है। बिल्कुल। बस हमने काले सोने को निकाला नहीं, चाहे गलत पॉलिसियों की वजह से या अपनी आप नाकामी कह लीजिए उसकी वजह से। लेकिन अगर हम देखिए मिर्जा साहब, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह अब सऊदी अरब के हवाले से बात की जाए, माइनिंग फील्ड हो, एग्रीकल्चर हो, डेवलपमेंट सेक्टर हो, और ख़ास तौर पे दिफा, इस पे भी ताउन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा, सऊदी वज़ीर दिफा का जो दौरा है पाकिस्तान है, फिर इसके साथ साथ ना सिर्फ सऊदी अरब, चाइना की इन्वेस्टमेंट देखें या दीगर ममालिक की देखें, और फिर जो पूरी दुनिया में बसने वाले अफराद हैं वो भी हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत बेहतरी आई। अब मार्केट पे ट्रस्ट पाकिस्तान का बढ़ रहा है, तो ये तो इस चीज़ की निशानदेही है कि पाकिस्तान बहुत बिजनेस फ्रेंडली स्टेट है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, बिजनेस फ्रेंडली स्टेट भी है, ऊपर से मैन पावर भी है, रिसोर्सेज भी हैं, तो ये तो एक फुल पैकेज स्टेट की अगर हम बात करें। देखिए तो एक सरमायाकार जब भी किसी मुल्क में सरमायाकारी का सोचता है तो दो तीन चीज़ें प्री रिक्विजिट होती हैं। पहली ये है कि जी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, दूसरी ये होती है कि जो मुनाफा मुझे बताया जा रहा है या मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो मुझे मिल सके, कानून से मेरा प्रोटेक्शन हो, और आखिरी चीज़ होती है अमन अमान की सूरत हाल के मुल्क में अमन अमान हो। पाकिस्तान ने जो SIFC एक इदारा बनाया है या केयर टेकर गवर्नमेंट में बना था, और ये आइनी एक इदारा है, उसमें किसी एक बिल या ऑर्डिनेंस से नहीं बना है, उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो बेहतरीन मॉडल है, क्योंकि हम माजी में कहाँ पढ़ते थे ये, अब क्योंकि मैं खुद डेलीगेशनों में जाता था और फेडरेशन का भी मैं एक्टिंग सदर और सीनियर नायब सदर वगैरह रहा हूँ, तो डेलीगेशन बहुत हम जो पढ़ते थे वो ये होते थे कि हम एग्रीमेंट कर कर आ जाते थे इन्वेस्टमेंट्स के, वो लोग बाद में यहाँ आते थे, NOCs मिलने में 5 साल लग गए, बिजली गैस पानी के कनेक्शंस नहीं मिल रहे, और दूसरी ब्यूरोक्रेटिक रेड हर्डल्स हैं, रुकावटें, और वो आदमी तंग आके फिर चला जाता था। बिल्कुल ऐसे। सऊदी अरब का जो ये इन्वेस्टमेंट रुका होता है, ये चीज़ पहले से चल रही थी, लेकिन जो शेप अप अभी हुई है वो अब इसलिए हुई है कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने 19 साल के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान का सरमायाकारी एग्रीमेंट साइन किया है, जो रुका हुआ था, फंसा हुआ था, क्योंकि वो आर्बिट्रेशन पे कुछ तब्दीलियाँ चाहते थे कि आर्बिट्रेशन कहाँ और कैसे हो। बाद में इस हुकूमत ने एग्री किया, मतलब केयर टेकर ने, और गौहर एजाज साहब ने जाके वहाँ पे साइन कर कर आए। वो एक बिट अमेरिका की जैसे बिट है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ऐसे ही सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होता है। जब वो साइन हो गया तो उनके सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ हो गया है। अब ये सब चीज़ें हो रही, ये पहले क्यों नहीं हुआ जी? ये 19 साल क्यों नहीं करा? ये 19 साल से पेंडिंग है। वो इसलिए कि एक फोकल इदारा नहीं था जो डंडे से भी काम कराना जानता है। जो किसी इदारे में अगर फाइल पड़ी हुई 3 महीने से, तो उनका एक फौजी जाएगा, आपके सिविलियन जो सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, और वो चीज़ कहेगा कि जी ये नेक्स्ट 1 वीक में इसको वापस भेजना है कानून के मुताबिक, मेरिट के ऊपर। ये सब चीज़ें भी रिक्वायर्ड थी हमारे यहाँ, जो अब हो रही हैं। तो मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह सऊदी अरब और UAE इन दोनों में, देखें किस तरह से कौमें, अब फॉर्मेट चेंज हो गया पूरे दुनिया का रिजवान। अब दुनिया में सरमायाकारी से लोग ख़रीद रहे हैं चीज़ें जी, वो अपने पैसे को। इजिप्ट ने ऑफ़र करा है एक आइलैंड UAE को $25 बिलियन एक आयरलैंड, और उसमें 5 बिलियन UAE ने इमारात में दे दी। अच्छा। और बाकी वो उसकी फेज़ वाइज जाएंगे। तो जब UAE इजिप्ट का ख़रीद सकता है
हम तो अपनी एग्रीकल्चर लैंड जो 4 लाख सिंध में ली है SIFC ने, हम तो लीज पे दे रहे हैं कि इस पे उगाएं और ज़रूरी अजनास जो हैं वो एक्सपोर्ट करें। हमें क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें? हमें जॉब्स मिल रही हैं फार्मर किसान। जब ये एक्सपोर्ट होगी तो हमें डॉलर मिलेंगे जी, और हमारी माशत की बहाली होगी। जो कुछ थोड़ा बहुत टैक्सेस होंगे, हालांकि टैक्सेस इसमें हमारा मोटिव नहीं है, लेकिन वो कौमी ख़जाने को मिलेंगे और एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो और जनरेट। इसमें एक और चीज़ भी ऐड होगी कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र जो होगा वो भी मुमकिन होगा, जिसके लिए पाकिस्तान 12 बात भी कर चुका है। मिर्ज़ा साहब, आपने बात की कि SIFC के क़याम से चीज़ें फास्ट ट्रैक होंगी। हम माजी में देखते रहे हैं कि जो इससे कबल 16 माह की हुकूमत थी और फिर निगरान हुकूमत ने हमें, और अब कंटिन्यूटी नज़र आई है पॉलिसीज़ में, और अपोजिशन से भी यही कहा गया, पहले भी कहा गया, अब भी कहा गया कि हमें मिसाक मईशत करना है। कंटिन्यूटी कितनी ज़रूरी है पॉलिसीज़ में, और SIFC का क़याम इसको इंश्योर करेगा कंटिन्यूटी को? SIFC का मेन 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं, स्कोप हैं। एक तो यह है कि डिले ना हो, अंडर वन रूफ हो। अंडर वन रूफ बहुत हैवी कमिटमेंट है। आपने कहते हैं जी आ जाए एक छत के नीचे सब काम हो जाएगा आप जी। अब जब मैं आ रहा हूँ तो मुझे NOC भी यहीं से दिलाना, यूटिलिटीज भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मेरी और दूसरी बैंकों की रुकावटें, ये वो, तो सब आपने यहीं से इस रूफ के तहत हल करनी है। दूसरा फिर इनकी यही थी कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी, पॉलिसीज़ में तसलसल। पॉलिसी में जब तसलसल नहीं होता, मिनी बजट लाते हैं और पॉलिसी चेंज करते हैं तो सरमायाकार पागल हो जाता है। बिल्कुल। हमने वर्किंग की हुई है, जैसे मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो हमने एक कॉस्ट निकाली है अपनी, उसके ऊपर मुनाफा थोड़ा सा रख के हमने बेचा हुआ है। अब आपने एक नई पॉलिसी लाई कि टैक्स डबल हो गया मिसाल के तौर पे, या बिजली की कीमत डबल हो गई, या गैस की कीमत डबल हो गई, तो मेरा तो रेड में हो गया। बिल्कुल। और हमारे पास लोग कहते हैं कि सर अब क्या करें? मैं कहता हूँ शिपमेंट तो करनी है, रोते हुए या मुस्कुराते हुए, तो लेकिन साल का प्रॉफिट तो गया आपका। तो वो सरमायाकार को बहुत बुरा लगता है। लिहाजा आप जो भी पॉलिसी हो वो ऐलान अगर करें तो उस मुद्दत के लिए कम से कम उसको नाफिज रहने दें, इस मुद्दत के लिए ऐलान किए। 1 साल बजट होता है, वो 5 साल का बजट नहीं। 1 साल में मिनी बजट ना लाएं, चेंज ऑफ पॉलिसीज़ ना करें। और यही BIT में अभी तक हमने अमेरिका से साइन नहीं कर पाए। वो यही कहते हैं कि पॉलिसियों का तसलसल एक मुख्तस पीरियड के लिए कम से कम, और खास तौर पर जो डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं वो ना हो। जिस तरह आपने कहा कि SIFC के क़याम से ये भी होगा कि वो जो फाइल्स पड़ी होती हैं उनको कोई फॉलो अप नहीं होता, तो अब जो है वो बेहतरी आएगी, और हम देख रहे हैं कि अब बेहतरी आ भी रही है और पाकिस्तान ने प्रूव भी किया है अपने आप को एक बिजनेस फ्रेंडली स्टेट। अब मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि चाहे वो हमारी स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर्स हों, और चाहे वो दीगर ममालिक हो जिनके साथ पाकिस्तान की, क्योंकि अगर इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं तो फिर फॉरेन रिलेशंस भी अच्छे हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी जो है ये एक पीसफुल माशरे का बाइस बनती है। अब ऐसे में पाकिस्तान की जब हम एग्रीकल्चर देखते हैं, पाकिस्तान का अगर माइनिंग सेक्टर के हवाले से देखें, रिसोर्सेज के हवाले से देखें, तो दीगर ममालिक के लिए भी क्या क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सऊदी अरब के हवाले से 19 साल बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ, हम देख रहे हैं चाइना भी बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, इसी तरह दीगर ममालिक का भी रुझान पाकिस्तान, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिकली बहुत अहम लोकेशन पे है पाकिस्तान, तो इसको आप किस तरह देखते हैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट? आजकल एक नया कॉन्सेप्ट और निकला है आउटसोर्सिंग का। जी बिल्कुल। पूरे दुनिया अब हर चीज़ खुद नहीं करती। PIA के जो आज ये अशर हुआ है, अभी मैंने कॉलम लिखा है, मेरे जंग में आता है, मंडे के मंडे आप पढ़ते होंगे रिजवान, उसमें इंजीनियरिंग, ट्रेनिंग और किचन, ये 3 तो कोई दुनिया की एयरलाइन खुद नहीं करती। ये आउटसोर्सिंग की होती है, खाना पहुँचाते हैं, बिल आ जाता है, आपने 7000 स्टाफ रख लिया, सही है ना। तो पाकिस्तान दिफा के शोबे में दुनिया में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, और दहशतगर्दी में पाकिस्तान ने जो महारत हासिल की है, और महारत किताब में पढ़ के नहीं हासिल की है, 80,000 लोगों शोधा की जानें देखिए हमने हासिल की है, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करके हासिल की, अपनी इकानमी को हिला के झटके से हमने हिलाया हुआ है। तो पाकिस्तान की एक्सपर्टीज़ पूरी दुनिया को दी जा सकती हैं सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ। दूसरी आउटसोर्सिंग बहुत सारी फील्ड है जिसमें हम एक्सपर्ट्स हैं, उसमें यूथ हमारा इस्तेमाल हो सकता है, आउटसोर्सिंग हम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की ताकत क्या है ये पहले बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। बाबा कौम ने पाकिस्तान को ज़राई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, यानी अब ज़राअत से उगाएं और सनत में उसको
वैल्यू एडिशन करें और फिर एक्सपोर्ट कर दें। जॉब भी क्रिएट होंगी, डॉलर भी आएंगे। हम उसको भूल गए। हमने पाकिस्तान को एक सर्विस सेक्टर मुल्क बना दिया, इंपोर्ट किया सप्लाई कर दिया, इंपोर्ट किया सप्लाई कर दिया। ये हमारा मुकद्दर नहीं था। हमें तो अपनी चीज़ें सेल्फ रियलाइंस होना था। खाने पीने की अशिया हम क्यों इंपोर्ट करें? हमारी मेहनत कसान बेहतरीन आबपाशी निज़ाम दुनिया का, 4 मौसम, 365 दिन धूप, हमें क्या चाहिए? और लिहाजा अब दोबारा हमने अपना असली फॉर्मेट पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, देखिए कोई भी कंपनी हो, बिजनेस हो, जिससे डील करते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आप पहले मालूम करते हैं और फिर उसके हिसाब से चलते हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ याद रखिए ज़राई सनती पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को ज़राअत में और सनत में आपको दोबारा प्रायोरिटीज़ देनी होंगी, तरजीहात देनी होंगी, फोकस करना होगा, और ये तमाम चीज़ें फिर अब दुनिया को ऑफ़र करें। ये जो आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो सिक्योरिटी फ्राहम करने का है, वो ख़त्े के ममालिक, जो गल्फ़ ममालिक हैं, उन्हें बड़ा ज़रूरत भी है। और पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिक लोकेशन, जो लोकेशन है पाकिस्तान की, उस लिहाज से हम ऑफ़र कर सकते हैं, और कुछ को कर भी रहे हैं, इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, बट ट्रेनिंग के तौर पे या तरबियत के तौर पे, तो अब इसको हम बाज़ाब्ता एक बड़े स्केल पे कर सकते हैं। बिल्कुल सही मिर्ज़ा साहब, ये सारी चीज़ें तो होगी बड़े स्केल पर। अब जब इन्वेस्टमेंट आती है, दो मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते हैं, तो उसमें एसएमईज़ और जो ख़ास तौर पर स्टार्टअप्स हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही होती हैं, और कहीं ना कहीं ये ख़तरा भी होता है कि एक दफ़ा फिर अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकली है तो वो जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं या फिर बड़े सनतकार हैं, वो ये अपॉर्चुनिटीज़ ले जाएंगे। तो एसएमईज़ के लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात और ये जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, इसमें एसएमईज़ के लिए कितना सूदमंद हो सकता है? ये देखिए, एसएमईज़ वो सेक्टर होता है जो 80% जॉब्स किसी मुल्क में फराहम करता है। बिल्कुल। कोरिया, इंडिया, जापान, ताइवान, ये जो आज बड़े मुल्क माशी तौर पे, सनती तौर पे बने, ये एसएमईज़ ने बनाया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 20% जॉब्स देते हैं। हमारी जो बड़ी सनतें हैं वो 20% भी वो मुश्किल जॉब्स देते हैं। लिहाजा एसएमईज़ के साथ बदनसीबी ये हुई है कि एक तो उनको बैंकों से फाइनेंसिंग नहीं मिली। मैंने स्टेट बैंक के साथ नया रेगुलेशन एसएमईज़ के लिए फेडरेशन से अप्रूव करवाए थे, जिसमें कैश फ्लो बेसिस पे एसएमईज़ को फाइनेंसिंग होगी। बाकी जगह पे वो कहते हैं गिरवी रखवाओ, सनत, फैक्ट्री, एसएमईज़ के पास तो किराए की होती हैं, गिरवी कैसे रखवाएंगे? तो अब रूल चेंज हो गए, शायद लोगों को नहीं पता कि अब बैंक एसएमईज़ को कैश फ्लो के बेसिस पे भी लैंडिंग करेंगे, और कानून मौजूद है एसएमईज़ के नए कानून। एक तो वो चीज़, दूसरे एसएमईज़ के जो रेट लगाते थे 28%, 27%, खैर अब तो मार्कअप रेट ही 22 है, तो 24 से कम नहीं मिलता। लेकिन एक वाक़या था जब 7-8% डिस्काउंट रेट था, तो एसएमईज़ को 12-13% कर लेना चाहिए, तो उस वक्त हम 18%, तो मार्कअप रेट ज़्यादा था। और आखिरी चीज़ जो एसएमईज़ के बारे में वो ये है कि हम एसएमईज़ को वो पॉलिसी नहीं दे सके जो हमारे खत्ते में उन ममालिक ने जिसने एसएमईज़ ने तरक्की दी वो दी है। उसकी वजह ये होती है कि हम एसएमईज़ की डेफिनेशन बनाने में हमने 5 साल लगाए कि कितने आदमी, कितना टर्नओवर, कितना कैपिटल है। मैं डील कर रहा था, इसलिए मुझे 5 साल रजवान लगे एसएमईज़ की एक तारीफ। वो क्या कहते हैं, 50 आदमी एक यूनिट में काम करेंगे, 200 आदमी है, कैपिटल 50 करोड़ का होगा या 5 करोड़ का होगा। तो हमारे यहाँ एसएमईज़ को बहुत लाइटली लिया गया। लेकिन अब मुझे बड़े एसएमईज़ बैंक फेल, इस्मीडा फेल। मैं मनफी कभी नहीं लाइफ में बोलता हूँ, आप मुझे सालों से सुनते हैं, लेकिन आज मुझे बतलाने दें, ये जो बैंक बनाया था इस्मीडा, ये छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों एसएमईज़ को प्रमोट देने गया था। क्या कराना नहीं। फिर इस मीडिया के साथ साथ एसएमईज़ बैंक ने भी किया और इस मीडिया ने भी, दोनों ने
अब वो नेशनलाइज हो रहे हैं, अब वो लेकिन हम बंद देख हो रहे रहे हैं हैं। कि मिर्जा साहब के अब ये स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के हवाले से विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा शोर तो उजागर हुआ है ना, स्टार्टअप्स तो आना शुरू हुए, लोग तो आगे बढ़े हैं। तो हुकूमत के साथ जिस तरह आपने भी कहा कि सिर्फ हर काम हुकूमत का नहीं है, ये हर चीज इन इंडस्ट्री इदारों को अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। एक रेगुलेशन का पॉलिसी होनी चाहिए और ये जरूरी है कि मुल्क की तरक्की के लिए हर चीज हम सिर्फ गवर्नमेंट पे रिलाई ना करें बल्कि खुद भी आपको जॉब क्रिएशन जिम्मेदारी करें। लेनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात की, आपके साथ स्काइप पे तो हम मौजूद होते हैं, लेकिन वी आर सो ऑनर्ड कि आप आज आपने स्टूडियो के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। इक़्तिदार के ऐवानों से उठने वाली आवाज़ों से लेकर अवाम के मसाइल तक कौन कर रहा है अवामी सियासत, माहिरीन की राय से लेंगे मुल्की मंजरनामे का जायजा। बड़ी कुर्बानियां हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है। काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। हर सेक्टर का एक मास्टर प्लान बन रहा है, अगले 1 महीने में वो रोल आउट होगा। वो एक ऐसी लीडर है जिसने कहा कि वो महंगाई के खिलाफ काम करना चाहती है। हमारी बीबी साहब वज़ीर आला बनी इस्तेमाल के अंदर, तो उन्होंने खड़े होकर कहा जितनी में वज़ीर आला ट्रेनी बेंचेस की उतनी वज़ीर आला में पोजिशनल बेंचेस की। पाकिस्तान की ये सरहद भी इसमें यहाँ पर भी अमन कायम हो गया, तो फिर पाकिस्तान में मुआशी हवाले से खुद निसारी की मंजिल की तरफ गामजन होगा। पाकिस्तानियों के दिल जो है वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। बेलाग तबसरों और आज़ादाना इजहार राय के लिए सिर्फ PTV न्यूज़ पर देखिए प्रोग्राम जायजा। दुनिया के अंदाज बदल गए, अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदारी कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। पीडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फरोग देते हैं, जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ PTV न्यूज़ पर। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल हम हमेशा रिजवान प्रोग्राम में बात करते हैं, उस दिन की मुनासबत से कोई इवेंट होता है, उस दिन की मुनासबत से कोई ऐसी चीज़ मनाई जा रही होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से। और अगर हम पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो खुर्शीद बानो अदाकारा और गुलकारा, क्या ये उन चंद नामों में से एक नाम है जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम से पहले इंडस्ट्री में काम का आगाज़ किया और उन्होंने ज़बरदस्त मूवीज़ में काम किया। 2 मूवीज़ क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने की इस बतौर अदाकारा और बतौर गुलकारा। उनके जो गाने मकबूल हुए, अभी कुछ देर पहले मानूर भी उनमें से एक गीत जो है वो गुनगुना रही थी। 1948 में पपीहा आखिरी फिल्म थी उनकी भारत के लिए, जो कि क़याम पाकिस्तान के बाद हुई, जबकि 1956 और 2 मूवीज़ उन्होंने की 1956 के बाद, एक फ़नकार दूसरी मंडी। अब 2001 में उनका इंतकाल हुआ। आज उनके इंतकाल को 23 बरस हो गए हैं, लेकिन उनके मद्दाह आज भी उन्हें याद करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह हम मद्दाह याद करने के हवाले से बात करते हैं, मद्दाह तो याद करते हैं रिजवान, लेकिन बहुत से सिंगर्स ने उनको ट्रिब्यूट भी पेश किया, उनके बहुत ज़बरदस्त से गाने। आपने नैयरा नूर की आवाज़ में सुना होगा घटा घन घोर घोर,
और ये खुर्शीद बानो का गाया हुआ गाना है और बहुत पजीराई इनको मिली। लैला मजनू में भी इन्होंने काम किया। बड़े सगीर की बेसिकली ये अदाकारा थी और फिर पाकिस्तान शिफ्ट हुई। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इन्होंने अपना नाम बनाया, चाहे वो गुलकारी हो चाहे वो अदाकारी हो। आज भी याद किया जाता है इनको। इनके जो एक्सप्रेशंस होते थे बड़े माइल्ड एक्सप्रेशन से, बड़े अच्छे तरीके से डायलॉग डिलीवरी थी जो पुरानी मूवीज थी डिसेंसी के साथ। क्योंकि रिजवान हम देखते हैं कि उस टाइम पे क्योंकि लाइट्स और वो वाला सेटअप नहीं होता था तो बहुत आपको एक्सप्रेशंस के साथ बात करनी पड़ती थी, लेकिन इनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कम एक्सप्रेशंस में ये बयान कर देती थी अच्छे से। शी वाज अमेजिंग लेडी। और जहां हम आपने घटा घनघोर की बात की तो इस वक्त पाकिस्तान भर में घटाएं भी छाई हुई हैं और ये जो मौसम है उसके मुताबिक। अच्छा, हम थोड़ा सा जिक्र कर लें कि हम पाकिस्तान में घटाओं की बात कर रहे हैं तो दुनिया भर में इस वक्त मौसमी तब्दीली का सामना है। यूएई की बात करें तो वहाँ पर जो रियासतें हैं वहाँ पर तारीख की जो मिकदार के हिसाब से देखा जाए तो बारिश हुई है, सबसे ज़्यादा बारिश, और चंद घंटों में यह बारिश हुई जिसकी वजह से सड़कें हों, इमारात हों, घर हों, मॉल्स हों, मेट्रो स्टेशन हों, जो फुटेज आप देख रहे हैं वहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन को मुअत्तल करना बिल्कुल। और हम अक्सर ऐसा करते हैं रिजवान की बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जब बारिश होती हैं थोड़ा सा पानी जमा हो जाता है तो हम फौरन जो है वो हुकूमतों को भी क्रिटिसाइज करते हैं, वीडियोस भी लगाते हैं। लेकिन अक्रॉस द ग्लोब आप देखें कि जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो हैवी रेनफॉल है, इससे निपटने के लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है और पानी जमा हो रहा है मेट्रो स्टेशन में, पानी सबवेज में जमा हो रहा है, पानी मॉल्स में जमा हो रहा है। अब आप देखें कि ये वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो ये पूरी दुनिया का मसला है और सब मिल के इस पर काम कर रहे हैं। जब हमने आयरन लेडीज के हवाले से बात की, ऐसी जबरदस्त खवातीन के हवाले से बात की, तो वो मुझे ना फिर वो पाकिस्तानी तीन बहनें हो तो वो बेंजामिन सिस्टर्स का कंसेप्ट माइंड में आ जाता है। सो हमारे दरमियान बहुत टैलेंटेड खवातीन मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और स्पोर्ट्स के मैदान में रोशन कर रही हैं, महविश, सहरिश और महानूर। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जूनियर लिटिल स्टार्स ने ऑस्ट्रेलिया जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में जो पाकिस्तान की दो बहनें हैं और उनके साथ साथ जो और 5 खिलाड़ी हैं उन्होंने भी टाइटल जीते हैं। और ये जो 14वीं ओशियाना जूनियर ओपन मेलबर्न स्क्वॉश चैंपियनशिप थी, इसमें पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ हम ये भी बताते चले कि सहरिश अली अंडर 15 पाकिस्तान की नंबर 1 प्लेयर भी हैं और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए उन्होंने तमगा हासिल किया है। तो क्यों ना हम उनसे बात करें कि उन्होंने इस इवेंट की तैयारी कैसे की और इस इवेंट के लिए मेहनत कितने की। अस्सलाम वालेकुम सहरिश। वालेकुम सलाम। इट्स रियली गुड टू सी 3 बहनें, स्ट्रॉन्ग बहनें जिनको हम पावर पफ गर्ल्स भी कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। और ऑब्वियसली इस यंग एज में स्पोर्ट्स के मैदान में हम पहले भी आपको फीचर करते रहे हैं कि जिस तरह आपने पहले भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, अच्छी प्लेयर रही हैं। अभी कैसा महसूस हो रहा है दोबारा से चैम्पियनशिप जो है अपने नाम की है आपने और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है? फाइनल जीतने के बाद हमें यही लगा कि हम पाकिस्तान के लिए एक टाइटल लेकर जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, वो भी ईद के मौके पर। तो हमने एक ईद का तोहफा दिया है सबको और बहुत खुशी हो रही है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाए और कुछ करेंगे आगे जाकर भी इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी जो दोनों हैं वो उन्होंने एक तो पाकिस्तान का जो पहला इवेंट था ख़ास तौर पर उसमें टाइटल हासिल किया है और ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है कि पाकिस्तान का डेब्यू या मेडन टाइटल हासिल करना और वो भी स्क्वॉश के लिए और इतनी कम उम्र में। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कितनी मेहनत रही इस पूरे इवेंट की तैयारी के लिए? बहुत टाइम से हमारी इस इवेंट की तैयारी चल रही थी, हमने इसके लिए बहुत मेहनत की और उसका सिला भी मिला हमें। और हमने बहुत टफ फाइट्स हुई हमारी, बहुत अच्छी प्लेयर्स थी वहाँ पे। तो फाइनल में भी जो सहरिश का भी बहुत अच्छा मैच रहा था, 3-2 हुआ था और इसका भी फाइनल में बहुत अच्छा मैच रहा था। मेरे भी सारे मैच बहुत टफ थे लेकिन क्योंकि हमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी तो हम लोग जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह आगे भी जीतते रहेंगे इसी तरह के बड़े टूर्नामेंट्स। अच्छा महविश, अगर हम बात करें, हम ऑब्वियसली
आपके हवाले से हमने पहले भी प्रोग्राम में इस पर बात किया कि आपने बहुत से चैंपियनशिप्स, बहुत से जो टाइटल्स हैं पाकिस्तान के नाम किए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आना और फिर ख़ास तौर पे ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑब्वियसली हम रूटीन में प्रैक्टिस के लिए नहीं जाते, नए आपको जो चैलेंजेस भी होते हैं, नई टैक्टिक्स भी होती हैं, नई गेमिंग स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद उतना हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं स्क्वॉश में। तो क्या चैलेंजेस थे, क्या आपकी खास तौर पे ट्रेनिंग में क्या ऐसा था कि आप इंटरनेशनल लेवल के जो नई टैक्टिक्स हैं, नई ट्रिक्स हैं, गेमिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो सीख सकें? ऑनलाइन सीखती थी, कोई कोच है आपके यहाँ पे जो कि आपको इंटरनेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा तो नेशनल सतह पर खेलना, हम कहते हैं कि हमारी टारगेट ही नहीं है। हम इंटरनेशनल सतह पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर हम टाइटल लेना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। तो उसके लिए आपको और भी मेहनत करनी होगी और उसके लिए जो टेक्निक से आपको ट्रेनिंग करनी होगी वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है, डाइट की और साथ में ट्रेनिंग, साथ में आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए। तो इसलिए हमारे जो कोच है वो हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं। और हाँ, जैसे सब कहते हैं कि बाहर वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ जो है वो पाकिस्तान से आगे जा रहे हैं स्क्वॉश में, लेकिन मैं कहती हूँ अगर हम कोशिश करें तो हम अभी भी आगे जा सकते हैं। और वो फैसिलिटीज़ अगर वो प्लेयर्स को दे तो ज़रूर वो आगे जा सकते हैं। हम उनसे बेहतर खेल सकते हैं, उनसे बेहतर हम आगे परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो हमने ट्रेनिंग प्रोफेशनल वाली की और इंटरनेशनल वाली ट्रेनिंग की हमने, साथ में हम बाबा ने हमारी बहुत हेल्प की, बाबा ने बहुत गाइड किया हमें। और हम रोज़ाना अपने मैचेस वगैरह पूरा सेटिंग हमारी बनी होती है, तो हम उसको देख देख के अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे जाके हम फिर उस गलतियों को नहीं दोहराते और फिर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त। और हम देखते हैं कि महानूर ने भी एक तारीख रकम की है और इसके साथ साथ सहरिश ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, तो हम दोनों से जानना चाहेंगे कि वो अपने इवेंट के बारे में और थोड़ा सा इस इवेंट में जो टफेस्ट कंपटीशन थे उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि कौन सा मुकाबला ज़रा सख्त था। हमारे बहुत ज़्यादा टफ मैचेस हुए जिसमें ऑस्ट्रेलिया थी, न्यूजीलैंड थे, मलेशिया थी और जापानीज़ भी थी जिससे मैं हार गई अनफॉर्चुनेटली 3-2। बहुत ज़्यादा क्लोज मैच था, लेकिन बैड लक कह सकते हैं या फिर, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ मैचेस हुए हमारे। हम ऑस्ट्रेलिया से जीते, न्यूजीलैंड से जीते, मलेशिया से जीते, बहुत ज़्यादा क्लोज मैचेस गए और अल्हम्दुलिल्लाह से मानू टाइटल लेकर आई, मैं ब्रॉन्ज पोजीशन लेकर आई। सही, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप तीनों बहनें ने जो पोजीशंस लेके आई, टाइटल्स लेके आई, अंडर 17, अंडर 15, अंडर 13। अब ज़रा मैं अपनी हमनाम महानूर से जानना चाहूँगी जिन्होंने अंडर 13 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। महानूर, यू आर द यंगेस्ट वन अमंग द सिस्टर्स, और क्या बड़ी बहनें इंस्पिरेशन हैं, और या आपने देखा होगा कि ये प्रैक्टिस करने जाती हैं तो साथ खुद प्रैक्टिस करने चली जाती हैं, या आपका प्रॉपरली गोल शुरू ही से रहा है कि स्क्वॉश की चैम्पियनशिप जो है अपने नाम करनी है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे? मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं और एक हिस्ट्री बनाऊं। जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है स्क्वॉश की, उसमें पहले किसी ने टाइटल्स नहीं लिए लड़कियों में। तो मैं चाहती हूं कि मैं और मेरी दोनों बहनें, हम तीनों हिस्ट्री बनाए पाकिस्तान के लिए और ऐसे टाइटल्स लाए जो पहले किसी ने ना लाए हों, और ताकि हमें देख के और भी प्लेयर्स, लड़कियां हमें देख के वो भी मोटिवेट हो और वो भी आगे इसी तरह की मेहनत करे और इस तरह के टाइटल्स ले। मेरा बचपन से शौक था, मुझे स्क्वॉश बहुत पसंद था। मुस्कुरा नहीं रही हैं, आपने जरा शरारतें नहीं की हैं आज, या उनको आपने परेशान नहीं किया है? बहुत दोनों सीरियस हैं, इतना बड़ा इवेंट जीत कर आए हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और या फिर अगले इवेंट की तैयारी साथ ही शुरू हो गई है? अब कुछ प्रेशर नजर आ रहा है ना आज? बिल्कुल, और लेकिन महानूर बड़ी चिल है। अगले इवेंट की तैयारी हमारी स्टार्ट है, लेकिन हम लोग जैसे ये स्पॉन्सर्स, पहले तो मैं स्पॉन्सर का थैंक यू करूँगी कि वो लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बार्ट फाउंडेशन और उसको सफ़ायर फाउंडेशन, ताकि अगर क्योंकि वो लोग अभी ना होते तो हमें ये मेडल्स नहीं मिलते।
तो थैंक यू सो मच, हम इस तरह सपोर्ट करते रहें। और मैं अपने कोचेस को भी बहुत थैंक यू कहूँगी जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और मैं मम्मा पापा की दुआएं, और अगले इवेंट में भी इंशाल्लाह इससे अच्छा परफॉर्म करेंगे हम लोग, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। सही हो गया, महानूर ने तो अपना विजन बता दिया। सैरिश और महविश, आप लोगों ने भी तारीख रकम की है, अब आगे किस इवेंट की तैयारी कर रही हैं, किसके लिए प्रिपरेशंस कर रही हैं, किसके लिए प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ताकि उसमें भी जाएं और मेडल्स पाकिस्तान के नाम लेकर आएं? हमारा नेक्स्ट इवेंट सिंगापुर और मलेशिया है, जिसके लिए हम लोग मेहनत स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी हमारे नेशनल्स चल रहे हैं अंडर 15 के कराची में। जब हम ये नेशनल्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग सिंगापुर और मलेशिया के लिए मेहनत स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद रख रहे हैं। चले ये सैरिश ने बता दिया, चले महविश से पूछ लेते हैं हम, और हमें महानूर ने भी नहीं बताया कि क्यों आज इतना सीरियस है सब लोग, इतना बड़ा इवेंट जीता है, सबने अपनी अपनी कैटेगरीज में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, कामयाबी हासिल की, और अगली इवेंट की तैयारी भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और लाइटर नोट कि क्या रीज़न है हमारे प्लेयर्स जो हैं वो आज कराची स्टूडियोज में हैं, या फिर अगले इवेंट की तैयारी अभी से सख्ती शुरू हो गई है कोचेस की जानिब से, या फिर तीनों बहनों के हिस्से का आज मैं ही मुस्कुरा रही हूँ? नहीं, ऐसा है कि हम लोग अगले इवेंट की तैयारी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा अभी अंडर 15 के नेशनल चल रहे हैं, तो अभी हम लोग कराची में हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे ये टूर्नामेंट ओवर हो फिर पेशावर जाएंगे, वहाँ पे भी सेलिब्रेशन करेंगे। मेरी फैमिली वाले मम्मा भी बहुत वेट कर रही होंगी। तो फिर हम लोग जैसे ही मतलब ये सब कुछ, ये टूर्नामेंट ख़त्म हो इंशाल्लाह, पोजीशन आए, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग फिर अगले टूर्नामेंट की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमारे पास 1 महीना होगा, तो फिर वही सारी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे टूर्नामेंट बहुत मज़ा आता है, लेकिन जैसी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो बस कुछ हो जाता है, अब दोबारा ट्रेनिंग, फिर दोबारा टूर्नामेंट। जीतने में ज़्यादातर मज़ा आता है, ट्रेनिंग में इतना नहीं। वही बात है, जीत का तो मजा ही खैर और जीतने के बाद ब्रेक भी मिल जाता है ना। बिल्कुल जनाब, और फिर वो सेलिब्रेशंस का पीरियड भी चलता है। मैं विश यू बीइंग द एल्डेस्ट वन, आपने ऑब्वियसली एक वो कहते हैं ना कि आपने एक स्टार्ट किया, एक ट्रेंड सेट किया घर में, और आपको फॉलो भी कर रही हैं बहनें। अब देखा जाए तो आगे क्या आपका गोल है? स्क्वॉश को आपने फील्ड लेकर चलना है, अपने आपने इसी फील्ड में नाम बनाना है, या क्योंकि यू आर अंडर 17 तो फिर होता है कि कुछ एज तक हम खेलेंगे और उसके बाद जो है विल डू समथिंग एल्स? आपका क्या विजन है स्क्वॉश को लेके? आपका क्या विजन है स्पोर्ट्स को लेके? किसी और में भी, क्योंकि अब यू आर वेरी यंग, तो इसमें किसी और स्पोर्ट्स में भी आपने लक आजमानी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, या स्क्वॉश के साथ स्टिक रहना है? स्टार्टिंग तो हम जूनियर से लेते हैं, क्योंकि अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15 तक हमारा जूनियर लेवल मतलब होता है, उसमें इतनी कंपटीशन होती है लेकिन इतनी टफ नहीं होती। लेकिन 15 के अबव से अभी जब मैं स्टार्ट ले रही हूँ, मैं पीए से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि आपने वर्ल्ड रैंकिंग बनानी होती है सीनियर में, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आपने फिर बहुत अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलना होगा जो कि 19 से भी अबव सीनियर टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में आते हैं, उनके साथ आपने खेलने होंगे। उसके बाद आपकी रैंकिंग बनेगी, फिर इसी तरह रैंकिंग बना के आपने टॉप 10 में, टॉप 5, फिर नंबर 1 इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ भी। तो मैं पूरी मेहनत करूंगी कि मैं उसमें भी अपना फ्यूचर बनाऊं, और हम मेहनत करते रहेंगे। बाकी दुआएं है सबकी, मम्मा पापा की, आप सबकी, तो हमें सपोर्ट करते रहे, दुआ करते रहे हमारे लिए, और इंशाल्लाह हम अपना बेस्ट देंगे इंशाल्लाह। चलिए, सैरिश है दरमियान में मौजूद, तो सैरिश से जानते हैं। सैरिश, अगर आपको मुकाबला करना पड़े तो दोनों में से कौन ज्यादा मुश्किल प्लेयर होंगे आपके लिए, महानूर या फिर महविश? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे, क्योंकि तीनों चैंपियन। एग्जैक्टली। मेरे लिए मुश्किल प्लेयर मैं कहती हूँ महानूर होगी, क्योंकि उसकी टेक्निक्स बहुत अच्छी है और वो टेक्निकल खेलती है, और सैरिश जो है वो उसका स्टेमिना बहुत अच्छा है। तो दोनों मैं कहती हूँ मेरे लिए टफ है, मैं किसी को भी हल्का नहीं लेती। अगर मैं इनके साथ गेम खेलूँ तो मुझे पता है कि सैरिश कैसा खेलती है और महानूर कैसा खेलती है, क्योंकि हम बहनें एक दूसरे को और आपके लिए ज्यादा टफ है, क्योंकि वो अच्छा खेलती है ना, ऑब्वियस बात है। हाँ, वो तो मुझसे भी अच्छा खेलती है। तब नहीं, महानूर भी कुछ कहना चाहती हैं, वो भी कुछ कमेंट कर रही थी और अचानक चुप हो गई। महानूर, यू कैन कैरी ऑन। नहीं, मैं यही कहूँगी कि मुझे किसी को इन दोनों में से हल्का नहीं लेना चाहिए। दोनों अच्छी प्लेयर्स हैं, लेकिन अच्छी फाइट होती है, तो कुछ कह नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही वो कॉन्फिडेंस है जो प्लेयर्स को, क्योंकि नया दिन है, नई गेम है और हर गेम में नया चांस भी होता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी, अगर कभी हमें मौका मिलेगा हम मैच भी देखेंगे और फिर जानेंगे भी कि किसी एक कंपटीशन में तीनों बहनें एक साथ पार्टिसिपेट करी जहां पर कैटेगरीज नहीं होंगी और वो नेशनल लेवल का इवेंट होगा या फिर इंटरनेशनल लेवल का इवेंट होगा। खैर अभी तो बहुत सारी कैटेगरीज बन गई हैं, तो हैप्पी हैं इस कैटेगरी सिस्टम से, जो कैटेगरीज में आपको अंडर 15 अलग प्लेयर्स हैं, अंडर 17 अलग प्लेयर्स हैं। महविश, महानूर और हमारे साथ सैरिश मौजूद हैं। एट द एंड कोई शॉर्ट सा मैसेज कोई एक बहन देना चाहे फॉर द लेडीज आउट देयर जो बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग हैं और स्क्वॉश खेलना चाहती हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम लड़कियाँ, खासकर लड़कियों को, कि अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, एजुकेशन में, आप उसी फील्ड में जाए और आगे आप मेहनत करते रहे। अगर आप मेहनत करोगे तो उस फील्ड में आप ज़रूर कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, बस आप मेहनत करते रहे इंशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मेहनत करते रहे और कहते हैं ना, डू योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। सो हमारे दरमियान महविश, महानूर और सैरिश तीनों प्लेयर्स और तीनों स्क्वॉश प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीत रही हैं और बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा मेडल्स की तादाद, मिनिमम 8 मेडल्स तो जीत रखे हैं, ये तो कंफर्म है, कहीं नहीं जाता। बाकी मेडल्स भी आ रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया आप तीनों बहनों का और हमारी दुआएं आपके साथ। आप इसी तरह से मेहनत करती रहिए, कामयाबियां इंशाल्लाह आपके कदम चूमेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए। हमें बढ़ना है आगे, एक न्यूज़ ब्रेक की जानिब, और न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे वो कुछ अपने चैंपियंस के हवाले से बात कर रहे थे, और फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने भी अक्रॉस द ग्लोब अपना नाम एक ज़बरदस्त तरीके से रोशन किया, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे वो फॉरेन रिलेशंस हो। और अब भी हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि रूटीन में जो हो रहा है समटाइम्स उसको एक पिक्चर के तौर पे बता रहे होते हैं, समटाइम्स हमें ये भी बता रहे होते हैं कि पिक्चर के थ्रू हमें एक लेसन भी दे रहे होते हैं। काफी बड़ी जरूरी है और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाईलाइटर्स हमें मिलते हैं। हम जब पढ़ाई करते हैं या कुछ नोट्स लेने होते हैं तो हम हाईलाइट कर देते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हमें याद रह जाए। और ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हाईलाइट करते हैं कार्टून की सूरत में या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मजर शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। मजर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है जी, बहुत बारिश माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आज क्या आप हमारे नाज़रीन को क्या याद ये तो मैं वक्त से पहले कोई अपना, ये तो बिजनेस सीक्रेट होता है ना, तो लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा मैसेज होगा जो बहुत ज़रूरी मैसेज है। आज मैं उसको यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा हूँ। प्लीज हमें वो मैसेज के लिए आप जो है ना काम स्टार्ट कर दें। साथ साथ मजर साहब लाइव बना रहे होते हैं कार्टून और उसके जरिए एक मैसेज दे रहे होते हैं, अक्कासी कर रहे होते हैं माशरे की कुछ गलतियां और कुछ अच्छी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं। दैट्स द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये बहुत ज़रूरी भी है कि हम चीज़ों को हाईलाइट करें ताकि हमें रियलाइजेशन हो कि कहाँ हम गलत हैं और कहाँ हम सही हैं। ये हमें मालूम होता है, लेकिन याद दहानी भी ज़रूरी है। अब याद दहानी से हम कुछ, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एडवांस चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम तारीख के झरोकों से लेके आते हैं और आपके सामने आपको भी याद करवाते हैं कि आज के दिन, आज से पहले कितने साल पहले या कितनी सदियाँ पहले आज के दिन कुछ हुआ था। तो ऐसे ही डेवलपमेंट है और जो तहकीक है, मुहक्किकीन है, अब चांद पर वो 4 पाँव वाला रोबोट लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, और जो 4 पाँव वाला रोबोट है वो एक कुत्ते की शक्ल में होगा। हम देखते हैं कि चांद पर इंसान तो गए, लेकिन अमरीकी खिलाई इदारे नासा के मुहक्किकीन ने एक रोबोट, यानी एक ये डॉगी की शक्ल का, कुत्ते की शक्ल का रोबोट है, इसको चांद पर चलने की तरबियत दी है और ये दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी
एक डेवलपमेंट होगी। और इसमें क्या होगा जी कि 6000 फीट बुलंद बर्फानी और जो चीटल माउंटेन है इस पर ये 4 पाँव वाला रोबोट चलेगा। उसको प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि चांद पर जब वो जाएगा तो उसने किस तरह उस माहौल में ढलना है, उस एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट करना है। इवन सर्विस नहीं होगी चांद पर, जो सतह हम उसकी बात करते हैं, तो स्पिरिट इसका नाम रखा गया है और ये इसको तैयारी करवाई जा रही है कि किस तरह से इसने चांद और निज़ाम शमसी के दीगर सैयारों की सतहों पर ये रोबोट जा सके। सिर्फ चांद नहीं बल्कि दीगर सैयारों को भी मद्देनजर रखा गया है कि वहाँ पर भी जा सके। अब हम कुछ बात करेंगे, दुनिया में मवेशियों की खरीदो फरोख्त होती है, जानवरों की खरीदो फरोख्त भी होती है और मवेशियों के बारे में कहा जाता है कि ये महंगी खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन रिकॉर्ड टूटते हैं। लेकिन रिजवान, जब हम गाय के हवाले से बात करते हैं तो हमें लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलियन गाय जो है वो बहुत महंगी होती है या बहुत नायाब होती है या बहुत अच्छी होती है। हमारी भी गाय बहुत लेकिन मशहूर है। हमारी गाय की तो बात ही क्या है, हमारी गाय तो खैर खूबसूरत भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जो है अब हम बात करेंगे ब्राजील की गाय की, जो कि महंगी तरीन गाय है और उसकी जब फरोख्त हुई है तो उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसकी मालियत सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये आपको ये बता दें कि ब्राजील में मवेशियों की जो नीलामी हुई है उसमें ये निलोर नस्ल की गाय है और ये महंगी तरीन गाय है। और आपको पता है रिजवान ये कितने की है? 4.8 मिलियन डॉलर्स, यानी कि पाकिस्तान के 1 अरब 33 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा में ये फरोख्त हुई। और इसकी जो पहचान है वो खासतौर पर इसकी खुसूसियत की पहचान ये है कि इसकी चमकीली सफेद खाल और कंधों के ऊपर मखसूस और खूबसूरत कुहान इसकी जो है वो पहचान है और इसी वजह से ये महंगी भी। और इस रिकॉर्ड को भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है, दर्ज कर लिया गया है कि इस कदर महंगी और खूबसूरत ये जो गाय है इसकी फरोख्त हुई है। ये एक आलमी रिकॉर्ड भी है। बिल्कुल जनाब। और इसी तरह जब हम आलमी रिकॉर्ड के हवाले से बात करते हैं तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बड़े डिफरेंट रिकॉर्ड्स के जो है डिटेल्स होती हैं वो शामिल होते हैं। तो ज़रा स्नूकर में जो एक रिकॉर्ड बना है उसके हवाले से बात करते हैं, जिसमें 1 घंटे में 69 शॉट्स पोल की गई हैं। और जिस शख्स ने की है फ्लोरिन कोहलर ने, उन्होंने 1 घंटे में 69 शॉट्स पोल की हैं। और अगर हम बात करें महानूर, तो नाज़रीन को बताएं कि स्नूकर हो, बिलियर्ड हो या फिर जो 8 पूल बॉल होता है उसमें ट्रिक शॉट्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं और इन ट्रिक शॉट्स का मुजाहरा किया जाता है, अपनी एक्सपर्टीज़ का मुजाहरा किया जाता है। और 1 घंटे में 69 शॉट्स खेलना, उनको प्रिसाइजली पूल करना और फिर ये इस वीडियो को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से रिकग्नाइज करना, यकीनी तौर पर इस खेल के हवाले से भी और एक्सपर्टीज़ के हवाले से भी एक नया लेवल होगा। बिल्कुल जनाब। जहाँ पे हम एक्सपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं तो रिजवान, हमारे प्रोग्राम में हमने हमेशा पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स के हवाले से बात की, हेरिटेज के हवाले से बात की, उसको प्रिजर्व रखने के हवाले से बात की। तो अब हम देखते हैं कि आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, यानी कि सकाफती वर्से का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। सकाफती वर्सा होता है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाते हैं ताकि ना सिर्फ उसके तहफ़्फ़ुज़ से आप ये जानते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, हिस्ट्री हमारी कैसी है, बल्कि ये भी जानते हैं कि उस वक्त के लोगों का जो तर्ज ज़िंदगी था वो क्या था। तहज़ीब व तमद्दुन की अक्कासी होती है आसार कदीमा और उन आसार कदीमा का तहफ़्फ़ुज़, और इसके लिए बाकायदा खोज भी लगाई जाती है कि मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के हवाले से हम जान सकें। जैसे महानूर ने कहा कि लोगों का रहन सहन कैसा है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनका आर्ट कैसा था, ये तमाम तर हमें डिपिक्शन मिलती है। और ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है सिलसिला, हेरिटेजेस मौजूद हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। और आज से चंद साल बाद या चंद दिहाइयों के बाद आज की मौजूद बिल्डिंग्स भी हेरिटेज में शामिल होंगी। और इस वक्त दुनिया भर में सैकड़ों की तादाद में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि हेरिटेज में शामिल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं। अब सियासी एतबार से हम देखते हैं वो रिलीजियस बिल्डिंग्स हों, वो या फिर किसी भी मुल्क की पहचान हो, मजहबी पहचान हो, इसके साथ साथ सकाफती हो या फिर कौमी सतह की इमारत हों, कौमी निशानियाँ होती हैं, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज दिन मनाया जा रहा है। तो हम आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात भी करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि इनकी अहमियत कितनी है और इस हवाले से जो दिन मुख्तस किया गया है ये कितना ज़रूरी है। एक्सपर्ट तो हमारे दरमियान मौजूद हैं, लेकिन रिजवान जब हम हेरिटेज के हवाले से बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी इसको प्रिजर्व किया गया है। ना सिर्फ प्रिजर्व किया गया है, इसके अवेयरनेस के लिए जो हमारे इस्लामाबाद में हेरिटेज म्यूजियम है उसमें आप जाएँ तो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KP और इसके साथ साथ हम देखते हैं
कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तमाम सूबे हैं, इनके रंग, इनकी सकाफत आपके सामने आती है ताकि हमारी अगली नस्लें जान सके। अब इसको महफूज करना, हेरिटेज को प्रिजर्व करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए क्या इकदाम हो रहे हैं, क्या होने चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर साजिद महमूद अवान मौजूद है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन है। जी बिल्कुल। कितना ज़रूरी है इस वर्से का तहफ़्फ़ुज़ करना? क्या ये सिर्फ एक कल्चरल वे में ही ज़रूरी है या इसके और एस्पेक्ट्स भी हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे? जी मानू, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी अहम बात है कि पीटीवी न्यूज़ ने ये इनिशिएटिव लिया कि वर्ल्ड हेरिटेज डे को सेलिब्रेट करने के लिए इतना प्रोग्राम भी किया और इकदाम किया। देखें, एक तो ये कि ये 18 मार्च तकरीबन 1982 से ये दिन मनाया जाता है जब यूनेस्को का एक इदारा जो आलमी सकाफती विरसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, उन्होंने ये प्रपोज़ल दी थी कि 18 अप्रैल को हम आलमी दिन के तौर पे मनाएं ये आलमी सकाफती विरसा के तहफ़्फ़ुज़ का दिन। और इसे साथ साथ ही ये भी कहा जाता है कि ये अहम मकामात और तारीख़ी विरसे का आलमी दिन भी है। लिहाजा इस हिसाब से तो मैं ये समझता हूँ कि 42वां दुनिया ये सेलिब्रेट कर रही है और पाकिस्तान इसमें शामिल है। और उस तंजीम जिसने ये 1982 में प्रपोजल दिया था, पाकिस्तान ने उसका कन्वोकेशन 1974 में से साइन किया हुआ है और ये फिर हमने उसे वक्तन फ़वक्तन हम उसे रेटिफाई भी करते रहे हैं। पाकिस्तान इसको कैरी करता है और इस वक्त जैसे आपने मानूर कहा कि क्या ये सिर्फ तारीख़ी ही है, बात यह है कि तारीख़ से बाहर तो कोई चीज़ है ही नहीं। मईशत है, माशरत है, तहज़ीब है, तमद्दन है, मज़हब है, सियासत है, कुछ भी है, वो तारीख़ के धारे से बाहर कुछ नहीं है। और लिहाजा इस हिसाब से पाकिस्तान तो चूँकि इतना अहम मुल्क है, मैं ये समझता हूँ कि इस हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का अहम तरीन मुल्क है जिसने दुनिया के 5 बड़े मज़ाहिब पैदा किए, जिसने 5 बड़ी तहज़ीबों को अपने गोद में पाला। ठीक है जी। और इस हिसाब से जब दुनिया अभी बड़ी क्या कहते हैं सेविज लाइफ गुजार रही थी, ग़ारों में थी, तब भी यहाँ पे तहज़ीब के, तमद्दन के, शहरी ज़िंदगी के आसार मिलते हैं। इस हिसाब से और पाकिस्तान दुनिया के चंद उन ममालिक में से होगा जिसकी 6 साइट्स जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की गई हैं। ज़बरदस्त। 26 हमारी हेरिटेज साइट्स हैं जो अंडर कंसिडरेशन है कि उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाए। पाकिस्तान थोड़ा सा इसमें इनिशिएटिव ले तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तो दुनिया के हेरिटेज में लीडिंग कंट्री हो सकता है, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी, सबसे कदीम फलसफा यहाँ कंटिन्यू करेंगे हम। जो जिन तहजीबों का आपने जिक्र किया है जो मौजूद है, 6 जो है साइट्स हैं इस हवाले से, और इसके अलावा हम इनको सियाहती मकामात के तौर पर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इनसे इस्तिफादा कैसे कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हम अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हाँ, ये बड़ा मलूक शाह कुछ भी कर सकता है मगर अपनी रोही की बात नहीं टाल सकता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी हकीकत है। सिकंदर आ रहा है शेर आलम। 25 साल के गबरू जवान होंगे इससे ज्यादा से।
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और रिजवान, हम ब्रेक पर जाने से पहले सकाफत के हवाले से जी बिल्कुल, और आपने 6 सिविलाइजेशन का जिक्र किया, 6 जो साइट्स उनका जिक्र किया। इंडस वैली की सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है और तहजीब के हवाले से देखा जाए, फिर मोहनजोदाड़ो है, हम गंधारा की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास पूरी रेंज मौजूद है। बिल्कुल ये है रिजवान साहब, बात ये है कि एक तो मेहरगढ़ 9000 साल पुरानी तहजीब है जो पाकिस्तान जिसका कस्टोडियन है। अच्छा, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फिर हमारे पास गंधारा सिविलाइजेशन है, फिर हमारे पास जो साइट्स हैं मोहनजोदड़ो से लेके टेक्सला, कटास राज, हड़प्पा, ये ऐसी ऐसी कदीम साइट्स हैं जिन पे अभी सैकड़ों PhDs की ज़रूरत है। और पाकिस्तान, चूँकि इस दफ़ा मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि इस साल जो उन्होंने थीम दिया है ना, वो है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, कि इसे तलाश करें तनव्वुर को और इसका तजर्बा करें। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें वैसे ही डाइवर्सिटी इतनी खूबसूरत है, यानी यहाँ पे सहरा भी हैं, मैदान भी हैं, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ भी हैं, समंदर भी है, बड़ी बड़ी झीलें भी हैं, बड़े सहरा हैं हमारे पास। अच्छा, ज़ुबानें हमारे पास 100 से ज़्यादा बोली जाती हैं। अच्छा, बड़ी 5 ज़ुबानें हैं। ये इतनी खूबसूरती है इस मुल्क की कि ऐसे बहुत कम दुनिया के ममालिक हैं जिनमें ये डाइवर्सिटी होती है। और इस हिसाब से जैसे अब आप ये कह रहे हैं कि हम अपने सकाफती विरसे को क्या हम इसकी तशहीर और इसे मईशत के साथ अटैच कर सकते हैं, आज इसी की ज़रूरत है। यानी पाकिस्तान में जितनी वैरायटी है टोपोग्राफी में और जितनी वैरायटी है हेरिटेज में, अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करके इंटरनेशनल टूरिस्ट को इनवाइट कर सकें तो पाकिस्तान, मैं ये क्लेम करता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के पाकिस्तान कुछ ना करे अपने हिस्ट्री के ट्रेजर से पाकिस्तान इतना कमा सकता है। अभी हमने करतारपुर कॉरिडोर खोला था, तो आप देखें कि सिखों का अभी भी इस हफ्ते उनका बैसाखी फेस्टिवल 3000 से ज्यादा सिख आए थे और अभी भी सॉरी, बात यह है कि बुद्धिस्ट को अगर हम वो ये ओपन करते हैं, उनका तो समझे मक्का मदीना ये है। फिर ये कि जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और ये सारे मुल्क जो हैं, इनके लिए एक वेन्यू खुल जाएगा। सही। जिस तरह आपने वेन्यू के हवाले से बात की, डॉक्टर साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, टोपोग्राफी पाकिस्तान की देखी जाए, इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, कश्मीर की साइट्स हैं, इतने ज़बरदस्त हैं और स्विट्ज़रलैंड से कहीं कम नहीं है, इतनी खूबसूरत जगह हैं। अब उन पर काम भी हो रहा है, लेकिन एक और चीज़, टूरिज़्म के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारी कल्चर है, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से बात की, ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पर तो बहुत सी बुक्स भी लिखी गई। अब ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है एंड कल्चर, इसकी अमेलगमेशन से यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कल्चर को लेके किस तरह चलती है। फिर कल्चर और रिलीजन, इसमें भी हम ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बहुत से कल्चर्स ऐसे हैं कि जो डोमिनेंट आए और उनकी डोमिनेंसी इतनी हुई कि उसको लोग रिलीजन पे वो समझना, कंसीडर करना शुरू हो गए, कंफ्यूज होना शुरू हो गए, मिक्सड अप करना शुरू हुए। तो यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसको इंक्लूड करना कितना ज़रूरी है अपने करिकुलम में, ताकि यूथ समझ सके इसको। बहुत अच्छे महानूर, ये इतना अहम सवाल है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जन्म ही सकाफत से है। यानी हमारा क्या क्लेम था कि हम एक नहीं हैं, हमारा सकाफत, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दन, हमारा मज़हब, हमारी ज़ुबान, सब कुछ मुख्तलिफ है। और इस वैरायटी से पाकिस्तान ने जन्म लिया। और उसके बाद ये ठीक है कि कुछ अर्सा तक वो मजहबी रंग पाकिस्तान पे छाया रहा, लेकिन बात यह है कि इस्लाम चूँकि एक ऐसा यूनिवर्सल मज़हब है जहाँ हम ये कहते हैं 1,24,000 पैगम्बर आए हैं, तो उसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि बुद्धा भी उन पैगम्बरों के सिलसिले से हैं। अच्छा, जैन मत वाले या ज़ोरास्टर्स वाले अंबिया, कुरान पाक में तो 20, 25, 30 का जिक्र होगा। बिल्कुल। बाकी 1 लाख जो 99,000 अंबिया हैं वो कहाँ हैं, उन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और फिर पाकिस्तान में ये इस वैरायटी को हमें इससे खाइफ होने की बजाय इसे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान ने अब ये अपने कल्चरल नैरेटिव और कल्चरल पॉलिसी पे सीरियसली काम शुरू डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा 60s में शुरू हुआ था, 70 में हमारी पहली कल्चरल पॉलिसी आ गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने 1995 में एक और कल्चरल पॉलिसी दी, 2018 में एक कल्चरल पॉलिसी आई। अभी भी हुकूमत
इस पे काम कर रही है और हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल पॉलिसी की ज़रूरत है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे तारीख को प्रिजर्व करना इतना ज़रूरी है कि इंडिया के हवाले से तो लिखा गया ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पाकिस्तान को अपना रैशनल देना अपनी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आनी चाहिए। और मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि हम अब दुनिया जैसे सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे थे हेरिटेज के हवाले से। हमारे दरमियान डॉक्टर साजिद महमूद अवान मौजूद हैं। डॉक्टर साजिद, एट द एंड में आपसे, क्योंकि हमने हेरिटेज के हवाले से भी बात की है, तो बेसिकली आज के दिन के कोई मुनासबत से और अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या करना चाहिए हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए? अगर हम ऐड कर लें कि अब चूंकि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और कल्चरल जो हेरिटेज है उसका तहफ़्फ़ुज़ बहुत क्रिटिकल हो गया है। हाँ जी। हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि हम अपना कल्चर प्रिजर्व कर सकें और क्या इक़दाम किए जाए? हमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम खुद बज़ाते खुद तहज़ीब और कल्चर की पैदावार हैं और यहाँ की तारीख़ को और तहज़ीब को समझते हुए हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये दो तहज़ीबी धारे पैरेलल हमेशा से रहे हैं, सिंध और हिंद। सिंध की तहज़ीब हिंद की तहज़ीब से, यानी जो गंगा जमुना की तहज़ीब थी है, उसकी तहज़ीब से सिंध की तहज़ीब कहीं पुरानी है, कहीं ज़्यादा रिच है। इसमें ये जो डाइवर्सिटी है ये इसकी स्ट्रेंथ है। हमें इस डाइवर्सिटी को इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए कि सिंधी डे सिंध में सिर्फ सिंधी सेलिब्रेट ना करें, सिंधी डे पंजाब में सेलिब्रेट किया जा रहा हो, पश्तून डे सिंध में सेलिब्रेट किया जा रहा हो, बलूचिस्तान डे केपी में सेलिब्रेट किया जा रहा हो, और हम इस वैरायटी को फेस्टिविटी बनाएं, इसको हम अपने लिए कोई सेग्रीगेशन ना हो। और वो बनती भी है लोक विरसा में, हम देखते हैं हर साल इसका इवेंट का इनेकाद किया जाता है। लोक विरसा का बड़ा अहम किरदार है जी, और ये इदारे जो इस तरह से पाकिस्तान के कल्चर पे काम कर रहे हैं, देखें आप अगर अपने कल्चरल हेरिटेज को संभालते हैं ना, तो यही आपकी शनाख्त है। किसी भी बंदे से पूछा जाता है जी आपके बाप दादा परदादा कौन थे, हमारी इतनी रिच हिस्ट्री होने के बावजूद हम अगर अपने सकाफती विरसे को ना संभाल सके तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्कों में से है कि इसके पास इतना बड़ा और वसी तारीखी विरसा है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की और बहुत ज़रूरी है इसका प्रिजर्व करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद आपकी कीमती वक्त का। हमारे दरमियान प्रोग्राम में मज़हर शहजाद साहब भी मौजूद हैं जो कि पिक्टोरल वे में अक्कासी करते हैं हमारी सोसाइटी की। तो अब ओवर टू यू मज़हर साहब, हम देख रहे हैं कि जो आपने एक पिक्चर के जरिए इससे पहले मैं ज़रा सी एक बात करना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि टासराज एक ऐसी जगह है जिस पे किसी ज़माने में मैंने रऊफ़ खालिद साहब ने बाकायदा काम किया था कि यहाँ पे होटल्स बनाए जाएं और हिंदू यात्री को दावत दी जाए। खैर वो एक बात में वाइंड अप हो गया। गाड़ी चलाते हुए जी मैं आता हूँ रावलपिंडी से इस्लामाबाद, वापस भी जाता हूँ, हर चौथा बंदा मोबाइल सुन रहा होता है या टेक्सटिंग कर रहा होता है। इतनी तकलीफ दे चीज़ है, और मैं चालान भी करवाता हूँ, बाकायदा मना भी करता हूँ, प्रैक्टिकली मना करता हूँ कि यार ये बंद करें। अब देखिए ये साहब गाड़ी चलाते हुए कहीं हुआ उनका जो कुछ, और यहाँ भी मोबाइल नहीं छोड़ा हुआ और मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ, ड्रिपें लगी हुई हैं, प्लस्टर चढ़े हुए हैं। बहुत तकलीफ दे चीज़ है। इस पे बिल्कुल मैं कहता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस को बड़े प्यार का और बड़ा लिहाज का मुजाहरा किया है थोड़ा सा कि हर चौथा बंदा कह दिया, वरना तो हर दूसरा शख्स हमें नजर आ रहा है जो ये बस वो थोड़ा सा मैंने लिहाज कर दिया, वरना लोग बिरयानी खा रहे होते हैं गाड़ी चलाते हुए। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात करें, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी का मामला है। हमें समटाइम्स बड़ा बुरा लगता है कि हमें क्यों रोका, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का मामला है, आपने अपने आप को सेफ रखना है। अगर आपकी थोड़ी सी नेग्लिजेंस है, इससे दूसरा बंदा भी अफेक्ट हो सकता है। जहाँ पे हम ये बहुत अहम है कि आपकी गलती की वजह से किसी का क्या कसूर है कि आप खुदा ना खास्ता उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा प्रॉब्लम ले आए कि वो उम्र भर के लिए माजूर हो सकता है, जान से हाथ धो बैठता है। तो ये इन फैक्टर्स को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम इन फैक्टर्स के हवाले से बात करते हैं, हमारे पे जिम्मेदारी आयद होती है, वहाँ पे एक और बड़ी खास जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर आयद हुई भी है आजकल। और जैसे ही मैचेस स्टार्ट होते हैं, शायकीन जो है वो तो बड़े एनर्जेटिक वे में, एंथुसियास्टिक वे में इंतजार कर रहे होते हैं, बल्कि क्रिकेट टीम भी जो है हमारी वो तैयार हो जाती है। वो कहते हैं ना हम के कमर कस ली और वो पैड्स पहन लिए। तो अब हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड
T20 सीरीज का आगाज जो है आज से हो जाएगा और लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम में मैचेस खेले जाएंगे और हम देख रहे हैं कि बाबर आजम की क़यादत में अब पाकिस्तानी टीम जो है मैदान में उतरेगी। ट्रॉफी की रुनमाई दोनों कप्तानों की प्रेस टॉक और फिर दोनों टीम्स के प्रैक्टिस सेशंस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को इनफैक्ट रेनोवेट भी किया गया है और नई कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं बहुत सारे स्पेक्टेटर्स के लिए जो तमाशाई मैच देखने के लिए आएंगे। बहरहाल जी टीम 18 और 20-21 को रावलपिंडी में टीम्स दोनों आमने सामने होंगी, फिर लाहौर में 2 मैचेस खेले जाएंगे, 5 मैचेस की सीरीज़ है। काशिफ मजीद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो काशिफ मजीद से हम जानेंगे हर टीम के साथ पाकिस्तान टीम की जो एक राइवलरी है ना, कुछ ना कुछ हम ऐसा एसोसिएट कर लेते हैं कि हमें उन मैचेस में वो लुत्फ दुबाला हो जाता है। न्यूजीलैंड की टीम के बारे में कहा रहा था कि ये तमाम बड़े सोबर प्लेयर्स होते हैं, ये किसी किस्म के आपके साथ स्लेजिंग नहीं होती, हार्श नहीं होते और कंट्रोवर्शियल भी नहीं होते, तो लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है कि हमने इनके साथ भी कुछ एसोसिएट किया है। लेकिन अब जो है हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, काशिफ मजीद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, तो काशिफ से जानते हैं कि क्या सिचुएशन है। सबसे पहले तो काशिफ आपको वेलकम कहते हैं शो में, बहुत शुक्रिया। और खास तौर पे अब जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान कहीं भी जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, कहीं भी जाए, न्यूजीलैंड जाए, तो हम कहते हैं कि उस टीम को, ओपोनेंट टीम को होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा। तो क्या इस दफा पाकिस्तान को, ये जो पाकिस्तान की तैयारी, जो पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान भी जरा होम ग्राउंड के एडवांटेज होगा या न्यूजीलैंड की टीम बड़ा तैयार होकर आई है? देखिए एडवांटेज तो होगा। रावलपिंडी का क्राउड मैं अमूमी तौर पे कहता हूँ इतना मजे का क्राउड है कि 2 क्लब्स का मैच हो तो स्टेडियम भर जाता है। ये तो फिर एक इंटरनेशनल मैच और क्वालिटी क्रिकेट होने जा रही है। बहुत सारे इख्तलाफात ज़रूर हैं सोशल मीडिया पे कि जी न्यूजीलैंड की ए टीम नहीं आई और वो सारे IPL में हैं और बच्चे भेज दिए, बट मेरा ये ख्याल है कि जब इस किस्म की टीम आती है वो ज़्यादा परेशान करती है किसी भी टीम को, बिकॉज वो उनके लिए तो सरप्राइज़ है ही है, हमारे लिए भी बड़ा सरप्राइज़ है कि भाई ये क्या करते हैं सारे। सो ये जो सरप्राइजिंग फैक्टर होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हर बंदा जो इस टीम का मेंबर न्यूजीलैंड का बनकर आया बड़ा डिटरमेंट होगा कि उसने अपनी जगह पक्की करनी है। अगर चांस मिली या टॉप नॉच अगर प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उसे जगह पक्की करनी है। लास्ट टाइम भी ऐसी टीम आई थी 2-2 हमसे ड्रॉ करके गई थी। सो मुझे ये लगता है कि एक अच्छी सीरीज, एक अच्छी T20 और वनडे सीरीज, T20 प्राइमरली हमारी मुंतजर है। सो लेट्स होप कि आज के दिन में मैच हो। थोड़े से बादल बने हुए हैं, हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे थोड़ी देर मैच हो जाना, थोड़ी दूर। सो लेट्स होप कि मैच हो और अगर होता है तो यकीनन क्वालिटी मैच हो। अच्छा, 10 नए प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के और जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप की तैयारी कहा जा रहा है इसको, बहुत सारे प्लेयर्स की वापसी हुई टीम में, एक दफ़ा फिर कप्तानी तब्दील हुई और हम देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी से ये जिम्मेदारी अब बाबर आजम को वापस दी गई है। ये फैक्टर्स हमारी टीम के लिए फेवरेबल हैं, नहीं हैं? क्या समझते हैं आपके, हमें कंटिन्यूटी रखनी चाहिए थी या शाहीन पर भी वही बर्डन आ गया था जो इससे पहले हम बाबर पर क्रिटिसाइज करते थे कि वो कप्तानी की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखिए अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो बाबर को जिस अंदाज से हटाया गया ज्यादती थी, फिर शाहीन को लाया गया और शाहीन के साथ भी को बहुत ज़्यादा देर नहीं चला गया, ये भी ज्यादती है। मैं अमूमी तौर पे जब भी सोफे पे या किसी भी सोफे पे बैठ के क्रिकेट की बात करता हूँ तो एक लफ्ज़ है कंसिस्टेंसी। अगर आपका बुरा फैसला भी है तो उस पर कंसिस्टेंट रहिए ताकि वो आपके लिए और सबके लिए साबित हो जाए कि भाई ये बुरा था और उसके बाद फिर सेकंड चांस की जरूरत नहीं पड़ती। बट शाहीन को आज के दिन में हम ये कह दें कि वो बुरा कप्तान था तो बड़ी ज्यादती है। 5 मैचेस वो भी न्यूजीलैंड में करवाने के बाद 4-1 हारे थे हम। ये कह दें कि शाहीन कप्तान अच्छा नहीं था, ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। बाबर के हवाले से हम कह दें कि 3-3.5 साल कप्तान रहा, उसके क्रिकेटिंग डिसीजंस पे मुझे ज़ाती हैसियत में इख्तलाफ हो सकता है, बट जब मैं उसकी कप्तानी में टीम की यूनिटी देखता हूँ, टीम की स्ट्रेंथ देखता हूँ और फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस ग्लोबल इवेंट्स में देखता हूँ, कोई ना कोई सेमीफाइनल फाइनल T20 का हम खेल ही रहे थे, तो मुझे इख्तलाफ हो जाता है ये कहने पे कि जनाब सिर्फ फैसले वो शायद पॉपुलर फैसले नहीं उसने किए बट स्टेबल फैसले थे और वो उसकी वजह से ही हम फाइनल सेमीफाइनल खेल रहे थे। टाइटल नहीं जीते वो एक अलग कहानी है, बट अब बाबर कप्तान है तो लेट्स होप वो यूनिटी पाकिस्तान या फिर वो कंट्रोवर्सीज ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आ रही जब बाबर कप्तान। बिल्कुल ऐसी बात है। और देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिजवान, हम सब समझते हैं कि इतना बड़ा परफॉर्मर है कि उस पे सवाल उठाते हुए, इख्तलाफ करते हुए कोई भी यंग प्लेयर या कोई भी सीजन्ड प्लेयर सोचेगा ज़रूर कि हाँ मैं उसकी कप्तानी पे इख्तलाफ कर सकता हूँ यार, लेकिन इतनी परफॉर्मेंस के बाद उस शख्स पे एज अ बैट्समैन इख्तलाफ नहीं होता। फिर हम स्ट्राइक रेट का रोना रो सकते हैं, वो हम रो ही सकते हैं, लेकिन वो जब PSL में 150 का स्ट्राइक रेट से बारी करता है फिर टॉप स्कोरर बन जाता है, तो हम या तो ये कहें PSL का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था बॉलिंग का, या ये कहें मान लें कि बाबर एक क्वालिटी प्लेयर है।
बिल्कुल, यानी कि इसमें ये भी जरूरी है कि आपने ट्रस्ट रखना है किसी की भी, ये जो कैप्टनसी है उसकी एबिलिटीज पे, और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आई होप सो कि ये भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि स्टेबिलिटी जरूरी है। अब जहां पे हम बात करते हैं कि न्यू प्लेयर्स को भी इस दफा मौका दिया जा रहा है, मोहम्मद आमिर, अबाद वसीम की जो वापसी है, ये इसको कैसे देख रहे हैं? ये कितने अच्छा साबित होगी या क्या इसके असरात होंगे आपकी जो हमारी टीम पे? देखिए यहाँ पे ना बाबर की मैन मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किस अंदाज से इन दोनों के साथ बैठ के डिस्कशन करके इनको टीम में इनको इंटीग्रेशन का प्रोसेस उसको स्मूथ करते हैं। बिकॉज इमाद बड़े सेंसिबल मैच्योर आदमी है। जब वो टीवी चैनल्स पे बैठ रहे थे तब भी उनकी तनकीद में कहीं ना कहीं इस्लाह थी। हाँ, आमिर के हवाले से हम बात कर सकते हैं कि जब उन्होंने किसी प्राइवेट चैनल पे बैठ के तनकीद की तो बेजा और बेइंतहा की। हाँ, अब चूंकि वो दोबारा उस सेटअप का हिस्सा बन रहे हैं तो किस अंदाज से वो जेलिन होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सारी बातों को निकाल के जब मैं स्किल सेट की बात करता हूँ तो मेरा ख्याल है कि मैं ना आमिर का तस्करा करूं ना इमाद का तस्करा करूं, वो दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। अभी भी छोटे फॉर्मेट के दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स और उन्होंने बारहा साबित किया है। सो स्किल सेट की तो बात नहीं। अब बाबर के लिए सिर्फ एक सवाल है जो कि एक टास्क भी है कि वो किस अंदाज से इस पूरे ग्रुप को जेलिन करके दोबारा से एक यूनिट बना ले, एक यूनिटी में खड़ा कर ले, और मेरे ख्याल है वो कर सकते हैं। इरफानुल्लाह नियाजी को टीम में शामिल किया गया है, फिर मोहम्मद उस्मान खान को टीम में शामिल किया गया है। ऐसे में हम देखते हैं साइम अयूब भी हैं। हम टॉप ऑर्डर हमारा जो है बाबर, रिजवान और उसके बाद साइम अयूब की मौजूदगी में फिर उस्मान कैसे एडजस्ट होंगे, फिर इरफानुल्लाह नियाजी जो कि मिडल ऑर्डर के अच्छे ऑलराउंडर हैं और हमें तलाश भी थी एक ऐसे ऑलराउंडर की। इनकी टीम एडजस्टमेंट कैसे देखते हैं? अगर ये परफॉर्म करते हैं तो टीम मुस्तकबिल में भी टीम का हिस्सा होंगे, अगर नहीं परफॉर्म करते तो क्या फिर अगेन तनकीद होगी कि आप सिर्फ PSL की बेस पर प्लेयर्स को टीम में ले आते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पाते? पहला सवाल इनकी देख लेते हैं, लड़ाई किसके साथ है। उस्मान ने लड़ना होगा अपने स्पॉट के लिए फ़खर जमान के साथ। फ़खर की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, लेकिन फ़खर ने हमारे टीम में यानी नेशनल टीम में मिडिल ऑर्डर में खेलना है। लाहौर गवर्नर्स के लिए वो ओपनिंग करते रहे। एक सवाल। इरफान ने लड़ाई करनी है इफ्तिखार के साथ उस स्पॉट के लिए कि जो कि इफ्तिखार के पास मौजूद है। तो जब मैं इन दोनों का नाम लेता हूं तो मुझे उस्मान का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन वो लेफ्ट हैंडेड नहीं है। हमारी टीम में ऑलरेडी लेफ्ट हैंडेड बड़े शॉट है। इरफान ने लड़ाई करनी इफ्तिखार के साथ, तो अभी इफ्तिखार की मैं समझता हूँ जगह ज्यादा मजबूत है। क्रिकेट भी बाकी है, जगह मजबूत है। भाई उसने जिस अंदाज से मुल्तान के लिए मैचेस को, इनिंग्स को फिनिश किया, आई गेस वो बड़े अच्छे फिनिशर हैं। सो ये दो जो नए प्लेयर हैं इनकी इधर लड़ाई होती है। साइम अयूब भी हैं। साइम अयूब आई थिंक जिस अंदाज से वो न्यूजीलैंड खेल कर आए हैं वो पक्के हैं, वो उन्होंने ओपन करना है। हाँ, रिजवान के लिए एक सवाल है कि बाबर के साथ उनकी बेइंतहा अच्छी दोस्ती है और बाबर ये कह चुके हैं उनकी ख्वाहिश है ओपन करना, लेकिन टीम की जरूरत के लिए वो वन डाउन खेले। अब बाबर खुद कप्तान है, अब डिसीजन मेकर वो खुद है, टीम की बागडोर कहते हैं उनके हाथ में है। तो क्या वो ओपनर है या रिजवान ओपनर है, ये बाबर की चॉइस होगी, बाबर का डिसीजन होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बाबर एक सेंसिबल और एक मैच्योर इंसान है। सो मुझे लगता है कि वो रिजवान और साइम के ओपनर के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, खुद 3 पे आ जाएंगे, 4 पे उस्मान या फ़खर जमान में से कोई एक है। सो ये कुछ स्लॉट हमारे फिल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बेसिकली अनबायस्ड होना जरूरी भी है और खासतौर पे कलेक्टिव गेम खेलना बड़ा जरूरी है। समटाइम्स सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जो फोकस होता है वो टीम को बड़ा अफेक्ट कर रहा होता है। अब ऐसे में अब होम ग्राउंड भी है जिसके हवाले से आपने कहा कि एडवांटेज होगा, तो गेमिंग स्ट्रेटजी एग्रेसिव होनी चाहिए या फिर थोड़ा सा पिंडी में ना चाहते हुए भी ना अग्रेसिव हो जाती है। वो कल्चर है, ऐसा है, वो आवाजें ऐसी लग रही होती हैं, वो ग्राउंड ऐसा है, वो पिच ऐसी है, वो छोटी डायमेंशंस हैं। और ये पाकिस्तान के उन चंद खुश नसीब स्टेडियम्स में से है और एटलीस्ट बदनसीब में कि जहाँ पे क्राउड की आवाज प्लेयर के कान में आराम से आ जाती है, बड़े आराम से। चाहे रिजवान आपको अंदाजा हो विकेट के बिल्कुल करीब खड़ा हो, विकेट कीपर तक आवाज जाती है और बड़ी और जिस किस्म की आवाजें होती हैं, अगर तो अच्छी परफॉर्मेंस है तो दिल बाग बाग हो जाता है, और जिस टाइम अच्छी परफॉर्मेंस ना हो तो बड़ी अच्छी बात पिछले दिनों पॉडकास्ट में हमारे ओपनर इमाम ने की कि फिर दिल भी नहीं करता बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करने का। सो ये पिंडी का एक कल्चर है और हमने PSL में देखा कि यहाँ पे रन्स होते हैं और इंतहा होते हैं, बेतहाशा होते हैं और फिर चेज भी हो जाते हैं। चलिए, लेट्स होप कि आज का मैच ऐसा ही। अब पाकिस्तान टीम में जहां हम इतनी सारी गुफ्तगू करते हैं कप्तानी की तब्दीली, वहीं पर हमारी जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट, उसमें भी तब्दीलियाँ आई। हमारे हेड कोच, हमारे बॉलिंग कोच, फील्डिंग बैटिंग कोचेस, फिर एक डाटा एनालिस्ट को शामिल किया गया है। ये चीज़ें कितनी कॉम्प्लीमेंट करती हैं डिसीजन मेकिंग को, कप्तान को कितनी सपोर्ट मिलेगी और जो नए 10 प्लेयर्स आ रहे हैं न्यूजीलैंड के, उनको समझने में
फिर हमें वर्ल्ड कप के लिए भी जा रहा है, तो तैयारी करने में कितनी मददगार होंगी ये तब्दीलियाँ? बड़ा इंपॉर्टेंट है डाटा एनालिस्ट का होना। देखिए, हम जिंदगी के हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं डाटा एनालिस्ट या खुद बन रहे होते या उसकी ज़रूरत हमें महसूस होती है। खाम मैं और आप कह देते हैं कि इस्लामाबाद मौसम में बारिश होगी, ये दैट इज़ हिस्ट्री, ये हमारा डाटा है जो हमें बता रहा है कि यार इस तरह के मौसम में बारिश अमूमी तौर पर हो जाती है। सो इसी तरह प्लेयर किस बॉलर पे स्ट्रगल करता है, बैट्समैन किस बॉलर पे स्ट्रगल कर रहा है, बॉलर बॉलिंग करते हुए किन फेजेस ऑफ द इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग करता है, किन में बुरी बॉलिंग करता है, कौन सा फील्डर किस पोजीशन पे बहुत अच्छी फील्डिंग करता है, बहुत बुरी बॉलिंग करता है, दैट इज डाटा जो कि अवेलेबल है किसी भी डाटा एनालिस्ट के पास। हिस्टोरिकली वो उसको सर्च कर लेता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टास्क होता है और कतन आसान भी नहीं होता। जो आपने कोचिंग पैनल की बात की, जिसको बैकरूम स्टाफ भी कहते हैं, वो सारा ही बड़ा स्टेबल है और ऑलरेडी इन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा है। अजहर महमूद को नया नाम नहीं है, बॉलिंग कोच के तौर पे बेइंतहा पाकिस्तान की टीम के साथ रहे, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के तौर पे रहे और अब पाकिस्तान के हेड कोच इस्लामाबाद के हेड कोच भी हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मुझे अगर 1 मिनट है तो मैं कह देना चाहता हूँ, जब भी हम ना बात कर रहे होते हैं किसी नई सीरीज की, अनफॉर्चुनेटली, या किसी हारी हुई सीरीज का तस्करा कर रहे होते हैं, तो जवान ये हमें समझना चाहिए कि हम विचली खबर के ही मुंतजर हैं। हाँ। कि ड्रेसिंग रूम में शाहीन और बाबर का मसला हो गया, हम हार गए, या कप्तानी का मसला था, हम हार गए, या ये जो लॉबी है ये इस लॉबी के खिलाफ चल रही है, हम हार गए। किसी सीरीज हारने के बाद, मुझे नहीं पड़ता याद कि जवानी से और बचपन से अब तक मैंने कभी ये सुना हो कि 4 लोग बैठ के किसी चैनल पे ये डिस्कशन कर रहे हो कि भाई स्किल सेट में कमी थी, ओ भाई टैलेंट कम था, ग्रूमिंग अच्छी नहीं हुई थी, हम टेक्निकी तौर पे यहां से मार खा गए, हम टैक्टिकली यहां से मार खा गए, सो उस पे काम किया जाए। हमारा हर सीरीज हारने के बाद काम क्या होता है, कप्तान बदल दो, चीफ सिलेक्टर बदल दो, हेड कोच बदल दो, या कुछ ना हो तो पीसीबी का चेयरमैन बदल दो, एंड दैट इज इट। और वही सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ दोबारा अगली सीरीज के लिए तैयार हो जाते हैं और कोई स्किल सेट में कोई काम नहीं हुआ, कोई टैक्टिकली और ये रिपीट होता रहता और वो रिपीट है। देखिए अब पिछले 20 साल में देखिए सिर्फ कप्तान के मसले हैं, हेड कोच के मसले हैं, ये चीफ सिलेक्टर के मसले हैं। भाई प्लेयर का मसला हमने फोकस करना है, उसमें क्या काम कमी है, क्रिकेटिंग क्या कमी है। बिल्कुल, और खास तौर पे हम वैसे भी रिजवान इस पे बात करते थे कि रिसर्च डाटा ये बहुत जरूरी है, और अब ये जो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स है, आई होप सो इंटरनेशनल लेवल को भी हम मीट भी करें, क्योंकि अभी भी काम हो रहा है, और फिर इन चीज़ों पे फोकस करना, जैसा स्किल सेट है ये इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया काशिफ फॉर योर टाइम। और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे, और जो खेलों का सिलसिला स्टार्ट हुआ है उसमें हम भी बड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं। बारिश होगी नहीं होगी ये तो वो वक्त बताएगा, लेकिन 3 मैचेस रावलपिंडी में, 2 मैचेस लाहौर में है। पाकिस्तान टीम मैदान में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान थोड़ी सी हमने बिल्कुल आगाज़ में इस सेगमेंट की बात की थी कि राइवलरी मौजूद है, वो न्यूजीलैंड के एक दफ़ा दौरा मुअख्खर करके पाकिस्तान से वापस चले जाना है, जिसके बाद से बहुत ज़्यादा मीम्स सोशल मीडिया पर आए कि हम न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी को टाइट करेंगे और न्यूजीलैंड के लिए इंतजाम करेंगे। रावलपिंडी में इंतजाम है, फिर उसके बाद हम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इंतजाम, और इंशाल्लाह ये मैचेस भी बहुत अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर होंगे। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और आई होप सो ये जो मैचेस हैं एक तरह से फिर से रावलपिंडी का जो जोश और वलवला है ना वो सामने लेके आएंगे, जिस तरह हम स्टेडियम के हवाले से बात कर रहे थे। अब प्रोग्राम का वक्त हो गया है हमारा खत्म, तो अपनी मेजबान मानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।